हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सेंट पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग साइंस के प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं उनकी सीरीज को हम लोग आगे की बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को ये जरूर पसंद आएगा। इसको देखिए, ज्यादा बड़ी वीडियो है नहीं, छोटी सी वीडियो है, आप देख लीजिए। चलिए तो हम लोग देर न करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है किसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राइबोसोम। मैं सिर्फ 5 सेकंड का समय दूंगा, आप देखिए क्या आपका सही है या गलत जा रहा है। उसके बाद मैं तुरंत आपको आंसर बता दूंगा, ज्यादा वेट नहीं कराऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ठीक है, कहने का मतलब है देखो, आत्महत्या की थैली या सुसाइडियल बैग किसको कहा जाता है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लाइसोसोम। ठीक है, देखो जो पहला नंबर का क्वेश्चन था ये और ये दोनों क्वेश्चन जो थे ये रेलवे एनटीपीसी में, एक सुबह के बैच में आया था तो एक सेकंड ये बैच में आया था ये। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्रोटीन की थैली राइबोसोम हो जाएगी और आत्महत्या की थैली लाइसोसोम हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे पहुंचते हैं। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? बताइए। परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, लघुत्तर तरंग दैर्ध्यों का प्रकीर्णन या विखंडन के कारण? बताइए। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, प्रकीर्णन के कारण ही हमको आकाश का रंग नीला दिखाई देती है। ठीक है, अगर वायुमंडल नहीं होगा, ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगी तो जो आसमान का जो रंग है वो काला दिखाई देगा। ये भी याद रखिएगा, वायुमंडल के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता है कि एक क्वेश्चन फुल फॉर्म से जरूर आता है एग्जाम में, तो ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी में कई बार रिपीट हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि रेलवे का कोई भी पेपर हो तो उसमें साइंस के क्वेश्चन और जो टेक्निकल पार्ट होते हैं इनसे क्वेश्चन जरूर आता है, जैसे टेक्नोलॉजी के वगैरह से हो गए। तो याद रखना आप लोग, इसका फुल फॉर्म एमसीबी का बताना है आपको। ठीक है, एमसीबी सबको पता है, आपके घर में लगी होती है लाइट में, लाइट के लिए कि लाइट जब तेज हो जाए तो उसको कंट्रोल करती है ताकि घर में कोई फॉल्ट ना हो। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है बता दीजिए। मुझे उम्मीद है आपने लॉक कर लिया होगा अपना आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अपने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर किस नियम पर आधारित है? बताइए। विद्युत घनत्व का सिद्धांत, पास्कल का सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत या बर्नौली का सिद्धांत पर? बताइए। चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत। ठीक है, आपको पता है जो ट्रांसफार्मर है ये क्या करता है? ट्रांसफार्मर का मेन काम क्या होता है? ये करता है डीसी को एसी में बदल देता है। ठीक है ना, डीसी को एसी में बदलता है ट्रांसफार्मर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। इनमें से कौन सा तथ्य आर्किमिडीज के नियम का अनुसरण नहीं करता है? ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत सबको पता है, बचपन में ही खूब पढ़ा है। तो इनमें 4 ऑप्शन हैं और इसमें से ये बताना है कौन सा अनुसरण नहीं कर रहा है। लोहे के जहाज का पानी पर तैरना, बिल्कुल ये तो करता ही है, क्योंकि आर्किमिडीज का सिद्धांत नहीं होगा तो खराब हो जाएगा सब मामला। जीवन रक्षक पेटी, बिल्कुल करता है। ठीक है, जब आप नदी में जाते हो तो आप देखते हो एक पेटी दी जाती है आपको पहनने के लिए, ठीक है, ताकि अगर आप नदी में गिर भी जाएं तो आप डूबे नहीं। पनडुब्बी ये भी करता है, लेकिन सीटी स्कैन नहीं करता है। तो इसका जो गलत आंसर है वो यही हो जाएगा। यहां तक क्लियर है, लेकिन जो इसका सही आंसर होगा वो सीटी स्कैन हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों तो आपके क्या हैं, सही हैं। गलत आपका क्या था? सीटी स्कैन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है, बताइए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश तंतु, हीरे का चमकना, मरीचिका की घटना या तारों का टिमटिमाना? बताइए। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तारों का टिमटिमाना। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना नहीं है, तारों का टिमटिमाना, याद रखना इस चीज को। बाकी जो फाइबर ऑप्टिक है यानी प्रकाश तंतु, हीरे का चमकना या मरीचिका की घटना, ये तीनों जो हैं ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल में डूबी वस्तु का पता लगाने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बताइए। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोनार। सोनार का प्रयोग किया जाता है अगर जल में कोई वस्तु डूब जाती है, यानी गोताखोर लोग इसका प्रयोग करते हैं। बाकी जो रडार है ये आपको पता ही है, रडार का काम होता है हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, इन सब की स्थिति का पता लगाना। ठीक है, चलिए
प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्त का क्या नाम है, बताइए। चलिए, जो प्रत्यावर्ती धारा होता है इसको एसी कहा जाता है, और जो दिष्ट धारा होता है इसको डीसी कहा जाता है। तो एसी को डीसी में कौन बदलता है, यही आपको बताना है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रेक्टिफायर। रेक्टिफायर ही एसी को डीसी में चेंज करता है, और जो ट्रांसफार्मर होता है ये डीसी को एसी में बदलता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, मलेरिया का कारक क्या है, प्लाज्मोडियम, जीवाणु, वायरस या परजीवी, बताइए। चलिए, आपको पता है जो मलेरिया होता है ये मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, मादा एनफ्लीज के काटने से होता है। ठीक है, लेकिन किस कारण से होता है, कारक इसका क्या है, तो वो है प्लाज्मोडियम। यहां तक क्लियर है सबका। देखो, अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी साइंस के अच्छे क्वेश्चन जान जाएं, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं कि जो मैंने वैसे उठाकर आपको दे दिया हो, सब आ चुके हैं। चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे एसएससी में सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, कोई भी एग्जाम हो, सब में आ चुका है ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइफाइड का वाहक कौन है, स्यूडोमोनास, स्टेफाइलोकाकस, बैसिल या सोलमोनेला टाइफी, बताइए। चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो है सोलमोनेला टाइफी। जो टाइफाइड होता है ये बैक्टीरिया से फैलता है। ठीक है, और उस बैक्टीरिया का क्या नाम है, क्योंकि ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक तो पूछ लिया जाएगा टाइफाइड का वाहक क्या है, या फिर ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो टाइफाइड होता है किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो उस बैक्टीरिया का नाम है सोलमोनेला टाइफी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रक के अलावा डीएनए और कहां पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड फुल फॉर्म होता है। अगर बात करें किस में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रियम पाया जाता है, लवक में पाया जाता है, या गाल्जी उपकरण में पाया जाता है, या माइटोकॉन्ड्रिया और लवक दोनों में पाया जाता है, बताइए। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जैसे आपको पता है कि जो जो आपका डीएनए होता है ये एक तो केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, एक आपका माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, और एक आपका लवक में पाया जाता है। इन तीनों जगहों पर आपका डीएनए पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मलेरिया का कारक क्या है, ये क्वेश्चन तो अभी अभी हम लोगों ने कर लिया, रिपीट हो गया शायद ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। पित्त का उत्सर्जन किस अंतःस्रावी अंग द्वारा होता है, ठीक है, बाइल जूस जिसको बोलते हो, बाइल जूस का उत्सर्जन कहां से होता है, बताइए आप। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा लीवर, यानी यकृत। जो बाइल जूस होता है या पित्त रस होता है वो यकृत से निकलता है, और कहां पर जाकर जमा हो जाता है, तो पित्ताशय में जाकर जमा हो जाता है। ठीक है ना, यहां तक। अग्न्याशय से क्या हमारा निकलता है, अग्न्याशय से हमारा इंसुलिन निकलता है। ठीक है, और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, डायबिटीज होती है। यहां तक क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ईईजी का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रोग के निदान के लिए किया जाता है, बताइए, बता दीजिए आप लोग। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मस्तिष्क। मस्तिष्क के इलाज के लिए हम लोग ईईजी का प्रयोग करते हैं, और जो हार्ट होता है हार्ट के लिए हम लोग ईसीजी का प्रयोग करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है, ईईजी का फुल फॉर्म। तो ईईजी का फुल फॉर्म आप लिख लीजिए, क्या होता है, इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफी। ठीक है, ग्राफी यहां पर लिख लीजिए आप, ग्राफी होता है। तो ये आपको याद रखना है, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफी होता है ईईजी का फुल फॉर्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, कोई भी मैं प्रीवियस ईयर उठा लेता हूं तो ये क्वेश्चन तो मिल ही जाता है। ठीक है, तो ट्राइकोमा एवं ग्लूकोमा रोग किस अंग से संबंधित है, यानी इसकी बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है, कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है। चलिए, लीवर प्रभावित होता है, किडनी होती है, आंख होती है, या प्लीहा होती है, बताइए। चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो है आंख। आंख प्रभावित होती है किससे, ट्रेकोमा या ग्लूकोमा से। दोनों का नाम भी एक जैसे ही है, तो अगर ट्रेकोमा से आंख प्रभावित होती है तो ग्लूकोमा से भी आंख ही प्रभावित होती है। ठीक है, चलिए
निम्नलिखित में से किस विटामिन को टोकोफेराल के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है 6 विटामिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन सी हैं? ए, डी, ई, के और बी और सी। ठीक है, यहां तक इंपॉर्टेंट है आपका। इनके जो केमिकल नेम है या रासायनिक नाम है, इनको भी याद रखना है आपको। जैसे विटामिन ए का क्या हो जाता है? विटामिन ए आपका हो जाता है रेटिनाल। क्या हो जाता है? रेटिनाल। विटामिन बी हो जाता है आपका थायमीन। विटामिन सी हो जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन के हो जाता है फिलेकोइनोन। लिख लीजिएगा आप लोग, फिलोक्विनोन। और जो विटामिन ई होता है ये होता है टोकोफेराल। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विटामिन ई, टोकोफेराल। बाकी आपको सारे याद रखने हैं। ए बता दिया हमने, ए होता है रेटिनाल, बी थायमीन, सी एस्कॉर्बिक एसिड और डी होता है आपका कैल्सीफेरॉल, ई हो जाएगा टोकोफेराल और के हो जाएगा फिलेकोइनोन। ठीक है, नेफ्थाकोइनोन भी बोलते हैं, फिलेकोइनोन भी बोलते हैं, जो भी नाम आप याद रखिए, याद रख सकते हो। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा अगर कहीं आपके पास कुछ होगा। बाकी मैं विटामिन की ट्रिक्स लेकर मैं बहुत जल्द आने वाला हूं, मैं इनकी सारी ट्रिक्स आपको बता दूंगा विटामिन की। ठीक है, सारे नाम आपको तुरंत याद हो जाएंगे। चलिए, चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? इंपॉर्टेंट है। लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, लिस्टर या साल्क ने? बताइए। चलिए, तो इसमें आपको याद रखना है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने ही चेचक की खोज की थी। चलिए, अगर हम बात करें साल्क, तो साल्क ने खोज की थी पोलियो के टीके की, यानी पोलियो वैक्सीन की खोज जॉन ई साल्क, इनका पूरा नाम है, इन्होंने ही किया था। यहां तक क्लियर है? चलिए, अगर यहां तक क्लियर है तो लाइक कर दीजिए आप लोग, नहीं किए अगर तो कमेंट में भी लिखिए कैसा लगा, क्वेश्चन का लेवल क्या है, कैसी चीजें हैं, आप बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूर्तियों के निर्माण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? बताइए। सोडियम कार्बोनेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कॉपर सल्फेट या सोडियम क्लोराइड? बताइए। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी पीओपी का प्रयोग किया जाता है जो हम लोग मूर्ति बनाते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देर ना करते हुए। चलिए, स्कंदन द्वारा जल को शुद्ध करने के लिए किस पदार्थ को प्रयोग किया जाता है? एक मेथड होता है जल को शुद्ध करने के लिए जिसका नाम होता है स्कंदन। ठीक है, तो स्कंदन की प्रक्रिया जब हम करते हैं तो किस चीज का प्रयोग करते हैं? नाइट्रेट का, ब्रोमीन का, फिटकरी का या आयोडीन का? बताइए। बता दीजिए आप लोग। चलिए, तो मैं बता देता हूं इसका आंसर। जो इसका आंसर है वो हो जाएगा फिटकरी। स्कंदन में हम लोग फिटकरी का प्रयोग करते हैं। आज भी देखा होगा आप लोगों ने, जल को शुद्ध करने के लिए जब आप सैलून पे जाते हो तो उनके पास फिटकरी होती है, उसी से वो लोग उसको शुद्ध कर देते हैं और काफी हद तक शुद्ध भी हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और बहुत ही हेल्पफुल रहे होंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अगर आपको एक भी क्वेश्चन का फायदा हुआ है कि हाँ सर मुझे एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन का फायदा हुआ है, तो आप तुरंत ही इसको आप लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि डेली ही हम प्रीवियस ईयर के अच्छे से अच्छे साइंस के क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए।